दोस्तों आज हम करने वाले हैं प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान की प्रस्तावना। जब भी हम कभी प्रस्तावना का नाम सुनते हैं तो भाई हमारे दिमाग में क्वेश्चन घूमने लगता है कि प्रस्तावना का अर्थ क्या होता है, प्रस्तावना कहते किसे हैं, प्रस्तावना का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको ये चीज क्लियर होने वाली है कि प्रस्तावना कहते किसे हैं और एग्जाम के लिए प्रस्तावना क्यों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों देखते हैं, डिस्कस करते हैं कि प्रस्तावना का मतलब क्या होता है, प्रस्तावना कहते किसे हैं। इसके लिए आप एग्जाम्पल लीजिए, इसके लिए आप एक एग्जाम्पल देखिए कि मान के चलिए कि आप सभी फेसबुक यूज करते हैं और फेसबुक पर आपने किसी की पिक्स देखी, वह लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है। तो आपने उसकी पिक देखी और आपने उसकी पिक देख करके ही वो पिक या वो लड़का या वो लड़की आपके मन को भा गई और आपने तुरंत सोचा कि भाई आप उससे दोस्ती करना चाहते हो, फ्रेंडशिप करना चाहते हो। तो आपने क्या किया, उसको फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट भेज दी फेसबुक पर। अब आपकी रिक्वेस्ट भेजने के तुरंत ही बाद उसने आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट भी कर ली है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर याद रखना कि वो जो दोस्त आपका अभी अभी बना है फेसबुक पर, वो भारत का नहीं है, इंडिया का नहीं है, किसी दूसरी कंट्री का है। अब वो दूसरी कंट्री कोई भी हो सकती है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो ब्रिटेन हो, ऑस्ट्रेलिया हो, आयरलैंड हो, कोई भी XYZ कंट्री हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इंडिया के बाहर का है। क्लियर है। तो आपने क्या किया, उसे रिक्वेस्ट भेजी थी, उसने आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट भी कर ली, फिर आपकी बातें होना स्टार्ट हो गई, कुछ दिनों तक बातें हुई, महीनों तक पहुंची, फिर उसके बाद कुछ सालों तक आपकी बातें होती रही। तो भाई कुछ सालों तक बातें करने के बाद अब आपका मन करेगा कि भाई उससे मिला जाए, उससे बात की जाए, मिल करके बात की जाए। तो आप क्या करोगे भाई, उसे मिलने के लिए इन्विटेशन दोगे, उससे बोलोगे कि भाई चलो अब मिलते हैं, हमें बहुत ज्यादा टाइम हो गया बातें करते करते, तो आज कभी गेट टुगेदर कर लेते हैं। क्लियर है भाई। तो अब क्या होगा भाई कि आप तो उससे मिलने जा नहीं सकते, कुछ भी रीजन हो सकता है, कोई भी XYZ रीजन मान लीजिए कि आप उससे मिलने नहीं जा सकते। आपने उससे कहा कि आप आ जाओ मेरे पास, आप आ जाओ इंडिया में, हम यहाँ पर मिल लेंगे, यहाँ पर कहीं भी आप मुझे बुला लेना। क्लियर है। तो इंडिया में हम आकर के मिल लेंगे, आप पहले इंडिया आ जाइए। तो भाई वो लड़की या वो लड़का राजी भी हो जाता है, तैयार हो जाता है, उसे आपसे मिलना ही है। क्लियर है। तो मिलने से पहले क्या होता है कि वह नहीं जानता कि इंडिया कैसी कंट्री है, उसे नहीं पता कि इंडिया का अप्रोच कैसा है, उसे नहीं पता कि इंडिया में लोगों को स्वतंत्रता मिलती है या नहीं मिलती, उसे नहीं पता कि न्याय मिलता है या नहीं मिलता, अगर मेरे साथ कुछ हो जाता है, कुछ भी बुरी घटना हो सकती है तो क्या होगा क्या नहीं होगा, उसे कुछ भी नहीं पता। तो भाई यहाँ पर आने से पहले, इंडिया में आने से पहले वो क्या करेगा या क्या करेगी, वह इस बात का पता करेगी कि इंडिया कैसी कंट्री है, इंडिया का अप्रोच क्या है, इंडिया की आइडियोलॉजी कैसी है। क्लियर है भाई। तो इसी चीज को अब आप सभी जानते हैं कि इंडिया के बारे में पता लगाने के लिए या इंडिया के बारे में पढ़ने के लिए, जानने के लिए भारत में एक चीज है जिसको हम कहते हैं संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान। क्लियर है। लेकिन भाई वो आपसे मिलना चाहते हैं और मिलने के लिए वो संविधान पढ़े, इतना टाइम उसके पास नहीं है कि 468 से भी ज्यादा आर्टिकल जो आज के टाइम पर हमारे संविधान में है, इतने आर्टिकल्स को वो पढ़ सके। क्लियर है। तो फिर वह क्या करेगी, शॉर्टकट अपनाएगी, वह शॉर्टली या शॉर्टकट रूप से वह क्या करेगी, भारत के बारे में जानने की कोशिश करेगी। अब जब भारत के बारे में जानने की कोशिश करेगी तो उसे क्या पढ़ना जरूरी है, उसे प्रीएम्बल पढ़ना जरूरी है, उसे प्रस्तावना पढ़ना जरूरी है। क्लियर है भाई। तो वह प्रस्तावना पढ़ेगी, प्रीएम्बल पढ़ेगी, अब प्रीएम्बल पढ़ के, प्रस्तावना पढ़ के उसे ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि भाई भारत कैसी कंट्री है, भारत का अप्रोच कैसा है, भारत में न्याय है या नहीं है, स्वतंत्रता किस हद तक दी जाती है, ये सारी बातें उसे कंप्लीटली पता चल जाएगी। संविधान का जो बारीक चीज है, संविधान का जो बेस है, उसे कंप्लीट रूप से उन सभी चीजों के बारे में पता चल जाएगा। क्लियर है भाई। चलिए तो अब एक लाइन में हम इसे क्या कह सकते हैं, भारत की जो प्रस्तावना है संविधान की, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है संविधान का परिचय पत्र। क्या कहा जाता है भाई, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान का परिचय पत्र से कहा जाता है। जिसे किसने कहा, भाई आपके सामने आपके एग्जाम में सबसे पहला क्वेश्चन जो प्रीएम्बल से बनता है वो कौन सा है कि भारत की प्रस्तावना को, जो संविधान की प्रस्तावना है, उसे संविधान का परिचय पत्र किसने कहा, उस व्यक्ति का नाम आपको बताना होगा कि किस व्यक्ति ने आइडेंटिटी कार्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा, किसे, प्रस्तावना को, प्रीएम्बल को। तो कहा था भाई N.A. पालखीवाला। याद रखना भाई, N.A. पालखीवाला, नानी पालखीवाला इनका नाम है। तो N.A. पालखीवाला ने क्या कहा,
संविधान का परिचय पत्र कहा, किसे कहा, प्रस्तावना को कहा। क्लियर है भाई? चलिए, बहुत अच्छी बात है भाई। देखिए प्रस्तावना क्या होती है, ये चीज आपको क्लियर हो गई कि प्रस्तावना होती है अगर हम भारत का अप्रोच जानना चाहते हैं, हम भारत के संविधान को अच्छे से समझना चाहते हैं, उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है ये जानना चाहते हैं, या फिर बेसिक जो बारीक चीज है संविधान की या भारत के नजरिए की उसको जानना चाहते हैं, तो हमें क्या पढ़ना जरूरी है, प्रस्तावना पढ़ना जरूरी है। क्लियर हुआ? चलिए, ये मैंने आपको बता दिया है कि इसकी प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा है, एन.ए. पालखीवाला ने कहा है, क्योंकि संविधान ये प्रस्तावना क्या करती है, परिचय देती है संविधान का। क्लियर है? तो इसीलिए इसे संविधान का परिचय पत्र कहा गया है। बात क्लियर हुई भाई? चलिए, अब हमें क्या करना है, अब हमें देखना है कि आज के टाइम पर जो भारत के संविधान की प्रस्तावना है वो पढ़ी कैसे जाती है। जरा देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि भारत की प्रस्तावना, जो भारत के संविधान की प्रस्तावना है वो आज के टाइम पर किस तरीके से पढ़ी जाती है। देखिए भाई, सबसे पहले क्या दे रखा है, सबसे पहले दिया हुआ है हम भारत के लोग। मतलब जो संविधान की प्रस्तावना है उसकी स्टार्टिंग कहां से होती है, हम भारत के लोगों से होती है। हम भारत के लोग भारत को क्या बनाना चाहते हैं भाई, भारत को प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाते हैं। क्या करते हैं भाई, इतनी सारी उपाधियां, इतने सारे एडजेक्टिव यहाँ पर हमने ऐड कर रखे हैं। कहां पर, भारत संविधान की प्रस्तावना में। क्लियर है भाई? तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो आज का टाइम है, जो हम संविधान की प्रस्तावना पढ़ते हैं उसकी स्टार्टिंग कहां से होती है, शुरुआत कहां से होती है। तो शुरुआत होती है दोस्तों हम भारत के लोगों से। अब हम भारत के लोगों से इसकी शुरुआत हो रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भारत का संविधान लिखने का श्रेय जाता है वो बेशक संविधान सभा को जाता हो, लेकिन अगर आप इसके डीप में जाओगे, बहुत गहराई से जानने की कोशिश करोगे, तो आपको सारी चीजें क्लियरली पता चलेगी कि संविधान किसने लिखा है, भारत के लोगों ने लिखा है। भारत के लोगों को इसका श्रेय मेन रूप से जाता है, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। क्या भाई, कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। क्लियर है? चलिए, अब हमें पढ़ना क्या होता है प्रियम्बल में, जरा ये देख लेते हैं भाई। हमें इसमें दो तीन चीजों की चर्चा करनी है, दो तीन बातों को समझना है। सबसे पहले कि जो भारत के संविधान की प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना में जितने भी वर्ड्स दिए गए हैं, जितने भी एडजेक्टिव दिए गए हैं, उन सभी को जानना है, और जो भी वर्ड्स हैं उन सभी को जानना है। चाहे वो प्रभुत्व संपन्न हो जिसे हम सॉवरेन कहते हैं, चाहे वो समाजवादी हो जिसे हम सोशलिस्ट कहते हैं, चाहे वो धर्म निरपेक्ष हो या पंथ निरपेक्ष हो जिसे हम सेक्युलर कहते हैं, और लोकतांत्रिक चाहे वो डेमोक्रेटिक हो या फिर गणतंत्र, चाहे वो रिपब्लिक कंट्री हो या रिपब्लिक हम इसे कहते हैं। तो भैया इन सभी चीजों को हमें समझना है, जानना है कि इनका मतलब क्या होता है। इसके अलावा, इसके साथ आगे हमें क्या करना है भाई, आगे हमें ये करना है कि ये जो प्रस्तावना है संविधान की, इस प्रस्तावना को लेकर बहुत ज्यादा विवाद लोगों में रहा है, सुप्रीम कोर्ट में रहा है। क्या विवाद रहा है भाई, यह विवाद रहा है कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं, मतलब प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा माना जाए या नहीं माना जाए, और अगर माना नहीं जाए या माना जाए तो क्या इसमें संशोधन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। क्लियर है? इन तीन चार बातों को हमें समझना है, जानना है आज की क्लास में। अगर इन तीन चार बातों को हमें क्लियर हो जाती है सारी बातें, तो बेशक हमारा जो प्रस्तावना वाला टॉपिक है वो आज की क्लास में क्लियर हो जाएगा। क्लियर है भाई? देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इन वर्ड्स से। तो प्रस्तावना में सबसे पहला वर्ड जो आता है वो आता है हम भारत के लोग। उसके बाद क्या आता है भाई, प्रभुत्व संपन्न, एक एडजेक्टिव है, ठीक है, विशेषण है। क्या है? प्रभुत्व संपन्न। इसका मतलब क्या होता है भाई, इसका मतलब होता है, इसका मतलब समझने के लिए आपको एक चीज समझनी होगी, क्या कि जो भारत के निर्णय हैं या फिर डिसीजन है, चाहे वो आंतरिक डिसीजन हो या फिर बाहरी डिसीजन हो, उसको लेने का श्रेय किसे जाता है। क्या इसका मतलब ये हुआ कि जो भारत के डिसीजन है वो कौन लेता है, भारत खुद लेता है या कोई दूसरी कंट्री लेती है भारत के डिसीजन, चाहे वो आंतरिक रूप से हो चाहे वो बाहरी रूप से हो। अगर भारत को किसी दूसरे देश के साथ संधि स्थापित करनी है, अगर भारत को किसी दूसरे देश के साथ संबंध बनाने हैं, अगर भारत को अपने आंतरिक सीमा में रहकर कोई डिसीजन लेना है, तो वो डिसीजन कौन लेगा, भारत ही लेगा या कोई दूसरा देश लेगा। अगर भारत ही लेगा तो भैया ये देश क्या हुआ, प्रभुत्व संपन्न हुआ। इसका मतलब ये है कि जो प्रभुत्व संपन्न देश होते हैं वो अपने से संबंधित जितने भी डिसीजन होते हैं, चाहे वो आंतरिक हो या बाहरी हो,
एक्सटर्नल हो या फिर इंटरनल हो, वह सारे के सारे डिसीजन कौन लेता है, वह स्वयं कंट्री ही लेगी जिससे रिलेटेड वो मुद्दे हैं। क्लियर है भाई। तो प्रभुत्व संपन्न हमारा देश है क्योंकि हम क्या करते हैं, हमारे से रिलेटेड, हमारे देश से रिलेटेड, देश के विकास से रिलेटेड जितने भी डिसीजन होते हैं हम भारत खुद स्वयं लेते हैं। क्लियर है भाई। चलिए उसके बाद समाजवाद। समाजवाद क्या होता है, समाजवाद होता है आपका सोशलिस्ट। अब समाजवाद को समझने के लिए आपको दो चीजें समझनी होंगी, पहली चीज है पूंजीवादी और दूसरी चीज है साम्यवादी। क्लियर है भाई। समाजवाद को समझने के लिए आपको दो चीजें समझनी है, पूंजीवादी और साम्यवादी। अब पूंजीवादी क्या होता है और साम्यवादी क्या होता है, इन बात को समझो। देखो भाई, हम सभी जानते हैं कि हर देश में बाजार तो होता है, मार्केट तो होती है। अब वो मार्केट निजी हाथों में है या फिर सरकार के अधीन है, ये भी डिपेंड करता है। क्लियर है, ये देखना जरूरी है। अगर वो मार्केट निजी हाथों में है, सरकार का हस्तक्षेप नहीं है या बहुत ही कम हस्तक्षेप है मार्केट बाजार के ऊपर, तो वो व्यवस्था होती है पूंजीवादी। और अगर मार्केट के ऊपर पूरा का पूरा नियंत्रण किसका है, सरकार का है, राज्य का है, तो फिर वो जो व्यवस्था होती है वो होती है साम्यवादी। क्लियर हुआ। अब भारत ने क्या करा है, भारत ने ना तो पूंजीवाद को अपनाया और ना ही साम्यवाद को अपनाया। इसने क्या किया, इसने समाजवाद को अपनाया। इसका मतलब है जो भाई कुछ चीजें हैं पूंजीवाद की और कुछ चीजें हैं साम्यवाद की, दोनों की कुछ कुछ चीजों को मिला दिया गया है और मिला करके साम्यवाद को बना दिया गया है। तो भारत ने मिक्स अर्थव्यवस्था को अपनाया है, मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया है, जिसे हम समाजवाद कहते हैं, जिसमें मार्केट निजी हाथों में रहने के साथ साथ सरकार के अधीन या फिर राज्य के अधीन भी है। क्लियर है। चलिए इसके बाद आती है धर्म निरपेक्ष, जिसे हम पंथ निरपेक्ष भी कह सकते हैं। तो भैया पंथ निरपेक्ष या फिर धर्म निरपेक्ष जो लिखा हुआ है इसको कहते क्या, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब है कि जो भारत है, भारत का अपना या फिर जो राज्य, हम कहें भारत को एक पॉलिटिकल की लैंग्वेज में राज्य कहा जाता है, तो भैया जो भारत है, जो राज्य है, उसका कोई भी अपना धर्म नहीं होगा, कोई भी रिलीजन उसका नहीं होगा। जो क्या होगा, वह धर्म निरपेक्ष होगा। इसका मतलब यही होता है कि किसी भी विशेष धर्म को, किसी एक धर्म को विशेषता नहीं देना। सारे के सारे धर्म जो है वो एक समान है। जितनी वरीयता हिंदू धर्म को दी जाएगी उतनी ही वरीयता किसी दूसरे धर्म को दी जाएगी। क्लियर है भाई। तो राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, यह बताता है धर्मनिरपेक्ष। तो भारत कैसा देश है, एक धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, सभी धर्म। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारत जो है नास्तिक है, इसका बिल्कुल भी मतलब ये नहीं है। इसका मतलब यह है कि भारत के लिए जितने भी धर्म भारत में हैं, भारत की सीमा में हैं, वो सभी धर्म समान हैं। क्लियर है भाई। चलिए, धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है किसी भी धर्म के लिए विशेषता ना दर्ज करना। क्लियर है भाई। तो सभी धर्म एक समान होंगे राज्य के लिए, भारत के लिए, अपने देश के लिए। उसके बाद आता है लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक का मतलब लोकतंत्र ही होता है भाई। तो लोकतंत्र जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है आपका प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो इसको समझ लो भाई, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र वो होता है जिसमें सारी की सारी व्यवस्थाएं किसके अधीन होती है, लोगों के अधीन होती है डायरेक्टली। क्लियर है। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र वो होता है जिसमें इनडायरेक्टली लोग इस पर शासन करते हैं। मतलब कि लोग जो है अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, अपने लीडर्स को चुनते हैं और उन लीडर्स के द्वारा शासन किया जाता है। क्लियर है भाई। चलिए, तो भारत ने कौन सी व्यवस्था को अपनाया है, अप्रत्यक्ष व्यवस्था को अपनाया है। यहाँ पर यह बात याद रखना। तो आपको यहाँ पर यह भी याद रखना है कि जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है इसमें भी दो कैटेगरीज हैं। दो कौन कौन सी, एक है राष्ट्रपति शासन के अधीन, राष्ट्रपति के अधीन, और दूसरी है संसदीय प्रणाली के अधीन। क्लियर है। एक होता है राष्ट्रपति प्रणाली और दूसरा होता है संसदीय प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम। क्लियर है भाई। तो भारत ने इन दोनों में से किस व्यवस्था को अपनाया है, भारत ने अपनाया है संसदीय व्यवस्था को, पार्लियामेंट्री सिस्टम को। क्योंकि भारत में संसद है भाई, भारत में संसद बैठती है, संसद में जो लोग जाते हैं उनको एमपी कहा जाता है। और वो लोग चुने किसके द्वारा जाते हैं, जनता के द्वारा चुने जाते हैं। जनता ही अपने प्रतिनिधियों को चुनकर कहाँ भेजती है, पार्लियामेंट में भेजती है, लोकसभा में भेजती है, और लोकसभा से क्या बनती है, सरकार बनती है। क्लियर है। तो यहाँ पर आपको क्या याद रखना है कि जो भारत ने अपनाया है वो लोकतंत्र है। लोकतंत्र कौन सा वाला, अप्रत्यक्ष वाला, और अप्रत्यक्ष में कौन सा वाला भैया, संसदीय प्रणाली वाला। क्लियर है। तो संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है भारत में। क्लियर है भाई। चलिए इसके बाद बात करते हैं गणतंत्र की।
अच्छा, ये चीज और ध्यान रखना कि लोकतंत्र कहते किसे हैं? लोकतंत्र कहते हैं लोगों के शासन को। ऐसा तंत्र, ऐसा शासन जहां पर लोगों द्वारा भागीदारी निभाई जाती है, तो उसे लोकतंत्र कहा जाता है। क्लियर है? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मैं आपको बता चुका हूं। इसके बाद बात करते हैं भैया गणतंत्र की। गणतंत्र क्या होता है? गणतंत्र एक ऐसे देश को कहते हैं, आपको ये बात याद रखनी है कि किसी भी देश का अगर हेड है, हेड तो होता ही है भैया, देश का हेड तो होगा ही, राज्य का हेड तो होगा ही, और उस हेड को, जो देश का हेड है, उस हेड को जनता द्वारा चुना जाता है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से चुना जाए और चाहे वो अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाए। अगर जनता द्वारा चुना जा रहा है तो भैया वो देश क्या होगा? गणतंत्र देश होगा, गणतांत्रिक देश होगा, उसे गणतंत्र राज्य या गणतंत्र देश कहा जाएगा। क्लियर है? अगर देश के मुखिया को, अब भारत में जो देश का मुखिया है, देश का प्रधान है, वो कौन है भैया? वो है राष्ट्रपति जी, प्रेसिडेंट। कौन है भारत में? प्रेसिडेंट है देश के मुखिया। अब जो प्रेसिडेंट है उनको किसके द्वारा चुना जाता है? जनता के द्वारा चुना जाता है। वो बात अलग है कि इनडायरेक्ट चुना जाता है, लेकिन चुनने वाला जो चुनाव करती है वो कौन करता है? जनता ही करती है, इनडायरेक्ट तरीके से। कैसे भाई? जनता चुनती है अपने प्रतिनिधियों को, जो जाकर के कहां बैठते हैं? एमएलए बनते हैं और एमपी बनते हैं, लोकसभा में बैठते हैं, और कहां बैठते हैं भैया? विधानसभा में बैठते हैं। तो वो सारे लोग मिलकर के एक निर्वाचक मंडल बनाते हैं। अब उस निर्वाचक मंडल के द्वारा ही क्या किया जाता है? राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। अब राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, इसका मतलब हमारा देश क्या है? गणतांत्रिक देश है, मतलब यहाँ पर गणतंत्र व्यवस्था है। क्लियर है भाई? चलिए, इसके बाद क्या आता है? न्याय। न्याय क्या है भाई? भारत में 3 प्रकार, जो भारत की प्रस्तावना है इसमें 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है। पहला है सामाजिक न्याय, दूसरा है आर्थिक न्याय, और तीसरा है भैया राजनीतिक न्याय। क्लियर है? सामाजिक में आपको पता ही है कि किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, कास्ट को लेकर के, लिंग को लेकर के, या फिर जाति को लेकर के, किसी भी चीज के लिए भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्थिक रूप से भी भेदभाव नहीं होगा और राजनीतिक रूप से भी भेदभाव नहीं होगा। इसी को क्या कहते हैं? न्याय कहते हैं। क्लियर है? चलिए, अब स्वतंत्रता बताई गई है। स्वतंत्रता कितने प्रकार की है भैया? 5 प्रकार की स्वतंत्रता प्रस्तावना में बताई गई है। कौन कौन सी? एक है विचारों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता प्रस्तावना में दी गई है। आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि न्याय कितने प्रकार के दर्शाए गए हैं भैया? 3 प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। उसके बाद स्वतंत्रता 5 प्रकार की, सारी विचारों की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की स्वतंत्रता बताई गई है। क्लियर? इसके बाद आती है समता। समता कितने प्रकार की है भैया? 2 प्रकार की समता है। पहला है प्रतिष्ठा की और दूसरा है अवसरों की समता। आप सभी को पता ही है अवसरों की समता का मतलब क्या होता है कि सरकार अगर अवसर देती है किसी भी चीज में तो वह समान रूप से सभी नागरिकों को अवसर उपलब्ध कराएगी। क्लियर है भाई? तो आपको क्या याद रखना है यहाँ पर कि न्याय है 3 प्रकार का, स्वतंत्रता है 5 प्रकार की, और जो समता है वो है 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा, रिस्पेक्ट की, और उसके बाद अवसर की स्वतंत्रता, अपॉर्चुनिटी की। क्लियर है भाई? चलिए, इसके बाद बात करते हैं व्यक्ति की गरिमा और बंधुता की। व्यक्ति की गरिमा का मतलब क्या होता है दोस्त? व्यक्ति की गरिमा का मतलब होता है कि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी एक गरिमा है, अपनी एक रिस्पेक्ट है। सरकार के द्वारा, राज्य के द्वारा, किसी के भी द्वारा किसी भी व्यक्ति के साथ अनादर नहीं किया जाएगा। उसका आदर किया जाएगा, उसके साथ कोई भी दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा। या फिर सिंपल और सरल भाषा में बोलूं तो भाई राज्य के द्वारा किसी भी व्यक्ति के साथ जानवरों जैसा व्यवहार नहीं किया जाएगा। क्लियर है भाई? अब बंधुता की बात करते हैं भाई। बंधुता का मतलब क्या होता है? बंधुता का मतलब होता है कि सभी व्यक्ति जो भारत के निवासी हैं या भारत के नागरिक हैं वह सभी मिलजुल कर रहेंगे, उनमें अलगाव की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी, वह सभी एक हैं, एकजुट उनमें रहना है। क्लियर है भाई? चलो, अब बात आती है राष्ट्र की एकता और अखंडता की। इसका मतलब होता है कि राष्ट्र जो है वो हमारा एकजुट है, उनमें से कोई भी अलग नहीं हो सकता। जितने भी राज्य हैं वह संघ के अंदर हैं, सीमा में हैं, वह सीमा से बाहर नहीं हो सकते। अखंडता का मतलब यही है कि देश का जो भारत है उसको खंड में नहीं बांटा जा सकता, उसके खंड नहीं किए जा सकते। वो अखंड है, वो एकजुट है और एकजुट ही रहेगा जब तक भारत है। क्लियर है भाई? उसको कोई भी शक्ति अलग नहीं कर सकती, बांट नहीं सकती। एकजुट उसे रहना है और एकजुट ही वो रहेगा। क्लियर है? ये बात हो गई हमारे वर्ड्स की, एडजेक्टिव की, कि भारत की संविधान की प्रस्तावना में जितने भी वर्ड्स दिए गए हैं हमने उसको डिस्कस किया। क्लियर है? अब बात आती है कि भाई क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है। क्लियर है? इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में बहुत ज्यादा विवाद चला था, बहुत ज्यादा चर्चाएं भी हुई थी। तो आपको याद रखना है कि जो संविधान का भाग है या नहीं, इसके लिए सबसे पहला केस सुप्रीम कोर्ट में आता है 1960 में।
कब आता है भाई? 1960 में आता है, जिसका नाम क्या होता है? बेरुबारी केस, बेरुबारी मामला या फिर बेरुबारी केस। इस केस को कब इंट्रोड्यूस कराया जाता है? इसको कराया जाता है 1960 में, सुप्रीम कोर्ट में आता है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन लेता है और ये कहता है कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है। क्या है? जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है। लेकिन भाई इसके बाद एक और केस सुप्रीम कोर्ट में आता है 1973 में, जिसका नाम है केशवानंद भारती केस। क्या नाम है भैया? केशवानंद भारती केस। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि केशवानंद भारती केस कब आया था? 1973 में आया था, 1973 में आया था। तो आपको यहाँ पर क्या याद रखना है भाई कि जो पहले डिसीजन लिया था सुप्रीम कोर्ट ने, कब? 1960 में बेरुबारी केस में, कि प्रस्तावना संविधान का अंग या संविधान का हिस्सा नहीं है, उसी केस को सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? चेंज कर दिया, बदल दिया। कब? 1973 में केशवानंद भारती केस में। इसमें क्या कहा गया कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है। क्लियर है? पहले कहा 1960 में कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, लेकिन उसके बाद 1973 में केशवानंद भारती मामले में क्या कहा गया कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है। तो आपको याद रखना है कि कब प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया? 1973 में। कौन से केस में भाई? केशवानंद भारती केस में। क्लियर है? चलिए, इसके बाद आपकी बात आती है कि क्या अभी पहले यह चीज तो आपको क्लियर हो गई कि संविधान जो प्रस्तावना है संविधान का भाग है या नहीं, यहां पर क्लियर हुआ। पहले नहीं था लेकिन 1973 के बाद से है। क्लियर? इसके बाद आता है कि भैया कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो इसके लिए भी आपको इन दोनों को ही समझना है। क्या समझना है? बेरुबारी केस और केशवानंद केस को, कि जब पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का हिस्सा नहीं है, तो संसद को ये अधिकार नहीं था कि वो प्रस्तावना में संशोधन कर सके। क्लियर? लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा केशवानंद केस 1973 में कि हाँ भाई जो प्रस्तावना है उसे हम क्या करते हैं? संविधान का हिस्सा मानते हैं, संविधान का एक भाग मानते हैं, तो तब से संसद को ये अधिकार मिल गया कि वो क्या कर सकती है? प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है। क्या कर सकती है भाई? प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है। और इसीलिए क्या हुआ? एक संशोधन किया गया 1976 में, जिसे क्या कहा गया? 42वां संविधान संशोधन। क्लियर है? 42वां संविधान संशोधन किया गया, जिसके थ्रू क्या हुआ था? प्रस्तावना में संशोधन किया गया। और क्या हुआ था इसके थ्रू? इसके थ्रू भैया 3 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे। कौन कौन से? यहां पर देखिए, एक था समाजवादी, दूसरा था धर्मनिरपेक्ष और तीसरा था आपका अखंडता शब्द। क्लियर है? कौन कौन से 3 शब्द जोड़े गए थे? एक जोड़ा गया था समाजवादी, दूसरा जोड़ा गया था धर्मनिरपेक्ष और तीसरा जोड़ा गया था अखंडता शब्द। क्लियर हो रहा है भाई? तो एक संशोधन किया गया था, 42वां संविधान संशोधन जिसे कहा जाता है। कब हुआ था? 1976 में हुआ था। इसके थ्रू क्या हुआ? इसके थ्रू प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से शब्द भैया? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। मैं बार बार इन 3 शब्दों को रिपीट कर रहा हूं, इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। याद आपको रखना है कि भैया 3 शब्द कौन कौन से थे? समाजवादी था, धर्मनिरपेक्ष था और अखंडता था। क्लियर है? कब जोड़ा गया था? 1976 में। किस संविधान संशोधन के द्वारा? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब यहां पर आपके लिए एक क्वेश्चन है कि भाई प्रस्तावना में अब तक 1950 से लेकर के अब तक 2020 तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? क्या क्वेश्चन है भाई? ध्यान से सुनना कि प्रस्तावना में शुरू से लेकर के, स्टार्टिंग से लेकर के 1950 से लेकर के 2020 आज की डेट तक कितनी बार संशोधन किया गया है, कितनी बार अमेंडमेंट किया गया है, किसमें? प्रस्तावना में। ये आपको फाइंड आउट करना है और मुझे बताना है, कमेंट में बताना है कि कितनी बार संशोधन हुआ है प्रस्तावना में। एक मैंने बता दिया, कौन सा? 42वां संविधान संशोधन 1976 में। क्लियर है? जिसके द्वारा क्या किया गया था? 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन सा मैंने आपको क्लियरली बता दिया है। क्लियर है भाई? तो आज की जो क्लास है प्रेम्बल पर थी, और आज मैं ये समझता हूं भाई जो आपका प्रेम्बल वाला कॉन्सेप्ट है, टॉपिक है, ये आज की क्लास में कंप्लीट होता है। इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है अकॉर्डिंग टू मी। बाकी पढ़ना चाहते हो तो आपकी इच्छा, एक बार बुक भी देख लेना, पढ़ लेना भाई। क्लियर है? चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों।